हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल करेंगे। ये टॉपिक ACCA F7 पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज इसको भी निपटा देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टॉपिक है। चीज़ों को बस समझना है, ज़्यादा इसमें मेहनत का कोई काम नहीं है बच्चों। बट चीज़ें जब हम समझते हैं तो ही हम उसको बेटर रिलेट भी कर पाते हैं और क्वेश्चन पेपर में भी हो पाता है। तो अगर आप नॉलेज पर्पस के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चीज़ें समझ आएगी कि ये होता क्या है। नॉलेज के लिए भी अच्छी है, बहुत छोटी वीडियो ही रहेगी, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज। बच्चों, एक नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल हमारे को समझ के आता है इसको पढ़कर। भाई एक एसेट है जिसको हम हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं, जिसको हम अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसको सेल ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये ओनली फॉर नॉन करंट एसेट्स है। क्योंकि हमारे को नाम में समझ आ रहा है, दिस IFRS इज ओनली फॉर नॉन करंट एसेट्स। अब जो हमारे को कुछ कंडीशन समझनी होगी। अब ये ऐसी कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तभी हम मानेंगे कि ये एसेट इज नाउ हेल्ड फॉर सेल। तो पहली कंडीशन, मस्ट बी हेल्ड फॉर काट दीजिए, मस्ट बी हेल्ड एंड अवेलेबल, हेल्ड और अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। तो ये जो एसेट है ये अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएट सेल के लिए। कि ये नहीं कि भाई अभी आ रहा है, अभी तो एसेट जो है वो बाहर घूमने गया हुआ है अभी तो ये थोड़ा सा, अभी तो मानो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो शादी हो रही है तो बोले कि नहीं अभी तो जो है वो लड़का घूमने गया हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बस आ ही जाएगा। तो ऐसे में हम ये नहीं मानेंगे कि एसेट हेल्ड फॉर सेल होगा। ये तो बच्चों मजाक हो गया। बट चीज अगर एसेट से समझे तो इट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। भाई अभी खरीद लो, ऐसा तैयार है, आज शादी करवा दो, इतना तैयार है लड़का ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। इसकी जो सेल है ना बच्चों, ये हाईली प्रोबेबल मतलब अब सेल हो ही जाएगा, समझो सेल हो ही जाएगा, इतना प्रोबेबल है। बस कंडीशंस कुछ फुलफिल हो गई हैं, वॉट एवर इट इज, कि सेल बस होने ही वाला है। सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। ये हमारी एक और कंडीशन है। फिर तीसरी कंडीशन है सेल विद इन 1 ईयर। भाई 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये एसेट सेल हो जाएगा, सेल विद इन 1 ईयर। और कंडीशन, एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट बायर। भाई बायर को ढूंढने के लिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरी मेहनत हो रही है बायर को ढूंढने के लिए। ये नहीं कि अपना जो है वो हाँ जी एसेट हेल्ड फॉर सेल है, अपना बैठ गए ऐसे करके, नहीं ठीक है आ जाएगा, कोई आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसे नहीं। एक्टिव प्रोग्राम चल रहा है बायर को लोकेट करने का, बायर को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए मार्केटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है ताकि इस एसेट को निकाल दिया जाए, लड़के की शादी कर दी जाए। भाई बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं तो फटाफट शादी कर दो, ठीक है जी तो आगे बढ़ते हैं। अब सर मजाक तो बहुत हो गया, आप मजाक तो बहुत करते हो, हमारे को, हम अकाउंटेंट है भाई, हमारे को बताओ अकाउंटिंग कैसे करनी है, हमारे को ये बताओ अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है जी, अब अकाउंटिंग बता देते हैं। फिर अकाउंटिंग कैसे करनी है देखते हैं। तो बच्चों इसकी अकाउंटिंग, व्हेन कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट टू हेल्ड फॉर सेल एसेट, तो क्या होगा।
सबसे पहली चीज क्या होगी, इट विल बी classified as current asset. It will be classified as current asset. तो सबसे पहली चीज क्या होगी, हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज करंट एसेट। भाई अब इसको नॉन करंट एसेट की तरह नहीं दिखाएंगे, अब इसको हम दिखाएंगे एज अ करंट एसेट, क्योंकि ये एसेट तो भाई विदा होने वाला है, ये तो जाने वाला है। ठीक है जी। अब सेकेंड पॉइंट, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। और ऑब्वियसली बच्चों, आपने कभी भी कोई करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा है क्या? तो डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो मेरे साथ, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इस पे हम इस एसेट को अपनी बुक्स में एज अ करंट एसेट होल्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन सर डाउट है एक, भाई कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो अलग अलग आ सकता है, ये अलग अलग आ सकता है, तो भाई उस डिफरेंस का क्या होगा, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है आपने। इस डिफरेंस का क्या होगा, ये डिफरेंस को उठा के डाल देना पीएनएल में, तो आपके लिए हो गया बहुत सिंपल, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट। इट विल बी रिक्लासिफाइड एज करंट एसेट, पहला। सेकंड, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। तीसरा, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हम इस एसेट को होल्ड करेंगे, और भाई जो भी डिफरेंस होगा टेंशन नहीं लेनी, डाल देना है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है सर, समझ तो आ गया। बट एक छोटा सा पॉइंट बच्चों, अब मेरे साथ भी देखना, थोड़ा सा अब ये एक ट्विस्ट पॉइंट। इजी तो चीजें आपको समझ आ गई हैं, इजी के तो आप मास्टर हो, वो तो मुझे समझाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा पॉइंट मेरे साथ देखो बच्चों, मान लो एक एसेट है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, एक एसेट है, ठीक है जी, और ये एसेट होल्ड है, अभी IAS 16 में होल्ड कर रखा है रीवैल्यूएशन मॉडल में। इस एसेट को हम फॉलो करते हैं इस पे रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है जी, रीवैल्यूएशन मॉडल इस पे फॉलो होता है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, समझ नहीं आ रहा हो तो, दिस इज रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है सर, ये भी दोबारा लिख देते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर एक एसेट होल्ड कर रखा है, बट कंडीशंस बन गई हैं, और अब हम सोच रहे हैं भाई इस एसेट को खत्म करना है, इस एसेट को निकालना है, तो इस एसेट को ले आए हैं IFRS 5 के एम्बिट में एज HFS, हेल्ड फॉर सेल। ठीक है जी, बट बच्चों अब मेरे साथ समझो सिचुएशन समझो मेरे साथ। डेट ऑफ ट्रांसफर है, हमारी डेट ऑफ ट्रांसफर है, इस पे क्या होगा भाई, रीवैल्यूएशन मॉडल पे अब पहले ही एसेट था, ठीक है, अब मान लो कि साल के बीच में हम इसकी जो है इसको हेल्ड फॉर सेल कर रहे हैं, ठीक है सर, अब उस दिन की हमारे को फेयर भाई हमारी जो इस समय रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जो हमारे को फेयर वैल्यू लेनी चाहिए, जो रीवैल्यूड अमाउंट लेनी चाहिए वो अलग हो सकता है, रीवैल्यूड अमाउंट अलग होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, रीवैल्यू अमाउंट डिफरेंट होगी और हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अलग हो सकती है। तो ठीक है, देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रीवैल्यू इट टू इट्स रीवैल्यूएशन अमाउंट, जो भी अमाउंट उस दिन का बनता है कि रीवैल्यू अमाउंट ये बनता है, देन रिक्लासिफाई। तो सर क्या मतलब हुआ है, थोड़ा समझाओ।
ठीक है जी, एक एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं, ऐसे समझाने में मजा नहीं आएगा। आप भी कहोगे सर क्या कहानियां पढ़ाए जा रहे हो, कहानियां थोड़ी है, हमारे को तो पेपर लिखना है, आपकी कहानियां थोड़ी लिख कर आएंगे। तो कोई बात नहीं, मेरी गलती बच्चों, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मेरे साथ एक एग्जाम्पल, एक एसेट का मान लो कैरिंग वैल्यू चल रही है 100, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल में ही है, रिवैल्यूएशन मॉडल में ही है, ठीक है। अब उस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू जो है वो है इसकी 130, ठीक है, और कॉस्ट टू सेल मान लो, कॉस्ट टू सेल मान लो $5 है, $5 इसकी कॉस्ट टू सेल है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये ना हमारे को सबसे पहले तो इस एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आना है, इस एसेट को लेकर आना है कहां पर, फेयर वैल्यू पर, ठीक है जी। इस एसेट को फेयर वैल्यू पे ले आएंगे। अब 100 का एसेट 130 का करना है, 30 का गेन आ गया। अब ये गेन कैसे ट्रीट करेंगे, ये गेन होगा बच्चों रीवैल्यूएशन का गेन, दिस इज अ रीवैल्यूएशन गेन, और इसको हम कहाँ लेकर जाते हैं, ओसीआई में। तो इसको आप ले जाओ ओसीआई में, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है सर। अब एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, एसेट की कैरिंग वैल्यू हो गई है 130, और हमारे को पता है हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सीटीएस है बच्चों, कॉस्ट टू सेल, जो कि 130 माइनस 5 है 125, ठीक है जी, 125। अब मुझे एक बात बताओ, इस 130 के एसेट को लेकर जाना है भाई, हमारे को ये एसेट होल्ड किस पे करना होता है, लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब हमारे को ये भी पता है सर हमारी कैरिंग वैल्यू भी आ गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी आ गई, 130 के एसेट को अब हम 125 पे होल्ड करेंगे। तो ये 5 का जो लॉस है, ये जो 5 का लॉस है, $5 का लॉस, ये इसका क्या होगा भाई, ये तो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि हमारे सर ने हमें बताया था इसका डिफरेंस जाएगा सीधा और सीधा, सीधा 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 पीएनएल में। तो ये वाला डिफरेंस $5 का लॉस चला जाएगा हमारे पीएनएल अकाउंट में। इतनी सी ही इसमें कहानी है बच्चों। बट एक चीज और, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब हम देखेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। आई होप अब ठीक होगी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बट हमारे को तो सर स्पेलिंग से क्या मतलब, हमारे को तो आप ये बताओ करना क्या है। तो इसमें ना एक क्वेश्चन उठता है, इसमें एक क्वेश्चन उठता है, हाउ विल यू शो profit from discontinued operation। मेरे साथ ना बच्चों चीज समझना क्या मतलब है। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, शायद वो बेटर क्लियर कर पाए। मानो बच्चों मैं ना दुबई में बैठा हूँ, मैं दुबई में बैठा हूँ और यहाँ पे मैं बिजनेस चलाता हूँ। मेरा बिजनेस है किस चीज का है, मान लो मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट का बिजनेस है मेरा यहाँ पे। अब बच्चों मैं ना ये सोच रहा हूँ, भाई पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया दुबई में, रियल एस्टेट का काम करके दुबई में मैंने बहुत पैसा कमा लिया। तो मैंने ना एक बिजनेस भी चालू कर दिया। कहाँ पे चालू करा, मानो मैंने चालू करा लंदन में मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस चालू कर दिया, ठीक है। अब लंदन में भी मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, बट मेरे से संभल नहीं रहा। मैंने देखा अरे भाई ये संभल तो रहा नहीं है, बट प्रॉफिट तो मैं कमा रहा था। भाई ये बिजनेस से मैं प्रॉफिट्स तो कमा रहा था, बट ये बिजनेस ना मान लो मेरे से संभल नहीं पा रहा था। भाई मैं दुबई में बैठा था, मैंने वहाँ पे कुछ अपने एम्प्लॉयज रखे हुए थे जो ये बिजनेस चला रहे थे, कुछ आदमी थे जो ये बिजनेस चला रहे थे, बट अब वो ये चला नहीं पा रहे हैं।
तो क्या करें भाई, बिजनेस लॉस में आ जाए इससे पहले ही मैं तो ये चाहूंगा कि भाई इसको खत्म करो, जब नहीं चला पा रहा हूं तो बंद कर देता हूं। तो बच्चों ये काउंट होता है एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कुछ प्रॉफिट तो हो सकता है सर, कुछ प्रॉफिट तो हो सकता है, बट उसको हम करेंगे क्या, उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो पहले तो बच्चों कुछ चीज लिख लो। सीओ मतलब मैं कुछ वर्ड्स यूज करूंगा। सीओ सीओ का मतलब होगा कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। और एक वर्ड यूज करूंगा डीओ, दिस इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है जी, तो ये कुछ वर्ड यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है सर। अब आप हमारे को बताओ करना कैसे है। तो बच्चों मेरे साथ ना बना लो एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है जी। भाई सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू, बट रेवेन्यू किसका? रेवेन्यू ऑफ सीओ, रेवेन्यू ऑफ कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। इसमें से हम माइनस करेंगे सीओजीएस ऑफ कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। तो हमारे को जीपी किसका मिल जाएगा? जीपी ऑफ कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन का। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ सीओ। तो ये माइनस कर दिया, इससे हमारे को क्या आएगा भाई? हमारा मान लो प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। अब मान लो मेरा कोई डिसकंटिन्यूड प्रॉफिट भी आ रहा था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से, तो अब ये भी प्रॉफिट हम यहां पे ही लिख देंगे, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ठीक है जी, तो इस तरीके से कुछ हम अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को दिखाते हैं। अब सर हमने तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट बता दिया, बट ये प्रॉफिट कैसे आया? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो भाई ये प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कैसे आया? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ये प्रॉफिट कैसे आया, इसकी डिटेल्स कैसे आई, क्या है? तो इसकी बच्चों डिटेल्स का ना हमारा आईएएस, हमारा आईएफआरएस ऑप्शंस देता है कि भाई एक काम कर, या तो आपके पास ऑप्शन है इसको आप पीएनएल के फेस पे दिखा दो, सारी डिटेल्स आप पीएनएल के फेस पे भी दिखा सकते हो, या भाई कभी कभार ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों, पीएनएल के फेस पे दिखाना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। तो हमारा आईएफआरएस कहता है आप एक और काम कर सकते हो, इसको दिखा सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स में, इसको आप नोट्स टू अकाउंट्स में भी दिखा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आया तो या तो पीएनएल के फेस पे दिखा दो, या तो दिखा दो पीएनएल के फेस पे, या इसको आप दिखा सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स में भी। तो आपको दोनों ऑप्शन है, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या चीज, अब हमारे को देखना है कि भाई बेसिक चीज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब हमने देखा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का भाई मतलब क्या था ये तो बताया ही नहीं, अब इसका मतलब भी समझ लो। तो मेरे साथ लिखो, component of an entity, component of an entity either sold or held for sale, or held for sale is a separate line of business
part of single plan to dispose of separate line of business, to dispose of separate line of business or subsidiary acquisition exclusively with a view to resale. With a view to resale. तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की एक डेफिनेशन है, कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी ईदर सोल्ड और हेल्ड फॉर सेल। भाई एंटिटी का एक कंपोनेंट है, या तो बिक चुका है या हेल्ड फॉर सेल है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। भाई बिक भी चुका हो सकता है, हेल्ड फॉर सेल भी हो सकता है, या तो ये एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस था। भाई हो सकता है कि ये एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस था, दूसरा काम था वो कर रहे थे, या पार्ट ऑफ सिंगल प्लान टू डिस्पोज ऑफ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस। भाई हमने एक पूरा प्लान बनाया हो, उसका ये एक पार्ट हो, भाई ये लाइन ऑफ बिजनेस को हमारे को हटाना है। तीसरी चीज सब्सिडरी एक्विजिशन एक्सक्लूसिवली विद अ व्यू टू रीसेल। भाई आपने कोई सब्सिडरी का एक्विजिशन करा, क्यों एक्विजिशन करा? इस सब्सिडरी का एक्विजिशन करा गया है फॉर इट्स रीसेल। भाई हमने इसको खरीदा इसलिए, हमने इस एसेट को, हमने इस सब्सिडरी को इन्वेस्टमेंट करी इसलिए ताकि हम इसको बेच पाए। तो ये सारी चीजें आपकी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की पार्ट बनेगी और हमने उसकी अकाउंटिंग भी देखी। अब अगर आपको लगता है कि इसकी प्रेजेंटेशन, वो भी देख लेते हैं एक बार, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ उसको इग्नोर करके बाकी चीज़ों पे ध्यान लगाना, तो चीज़ें और बेटर समझ आएगी, वरना इसी में ही दिमाग घूमता रह जाएगा। मैं मानता हूँ मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। तो इसके बच्चों दो केसेस हैं। पहला, इफ एसेट इज डिस्पोज्ड। भाई आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो क्या इसकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी कोई हस्ती होगी? नहीं होगी सर, नहीं होगी। बट नॉट फुली डिस्पोज्ड, आपकी बुक्स में अभी भी ये एसेट पड़ा है, तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, हमारा आईएएस भी कुछ कहता है, आईएफआरएस भी कुछ कहता है। देखो होना तो वही है जो भगवान चाहेंगे, बट कुछ आईएफआरएस की भी बातें सुन लेनी चाहिए। तो देखो हमारा आईएफआरएस कहता है कि भाई साहब करंट एसेट की तरह दिखाओ, कोई डेप्रिसिएशन मत लगाओ, और इसको कैरी करो लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी बात, प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होगी? एज अ करंट एसेट होगी। तो सिंपल सी बात थी सर, इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो? थोड़ी सी आदत है बच्चों मेरी घुमा फिरा के बोलते ही, बट चीजें आपको समझ आनी चाहिए। मेरी आदत से तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन इन कैश फ्लो, तो ये सेपरेटली हम कैश फ्लो में भी दिखा देंगे, सेपरेटली शोन इन कैश फ्लो, दैट्स इट। तो बच्चों आई होप आपको चीजें समझ आई हो। बाकी ये मेरा नंबर है, अगर कोई डाउट आता है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आपका दोस्त, आपका भाई बिल्कुल आपके लिए बैठा है और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए उत्सुक हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरी दिली इच्छा भी है। तो ज़रूर पूछेगा बच्चों, को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी डाल के पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे आज के लिए विदा लूँगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। और बच्चों समझ तो सब आ जाता है, हमारे को पेपर में दिक्कत आती है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो, जो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय बाय, अलविदा, टाटा।